30 अक्टूबर 1962 इस दिन युद्ध की शुरुआत के साथ ही भारत चीन दोस्ती का भयावह अंत हो गया। भारत को युद्ध की चुनौती तब मिली जब भारत हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते थकता नहीं था। भारत को युद्ध में तब झोंका गया जब भारत ने 10 साल पहले ही कोरिया युद्ध में अमेरिका को दरकिनार कर चीन का साथ दिया था। भारत को युद्ध की त्रासदी तब झेलनी पड़ी जब उसने 1939 में जापान के साथ संधि शांति समझौता में इसलिए हिस्सा नहीं लिया क्योंकि उसमें चीन को नहीं बुलाया गया। भारत को तब जंग में जाना पड़ा जब वह ताइवान के बजाय चीन को मान्यता देने वाला पहला देश बना था। यानी कि दोस्ताना रिश्ता रखने की तमाम कोशिश के बावजूद भी भारत को एक अनचाहा युद्ध का सामना करना पड़ा। अनचाहा क्यों? वह इसलिए कि उस दौरान भारत चीन के रिश्ते बुलंदियों के दौर से गुजर रहे थे। भारत को भरोसा था कि चीन उसके साथ कभी धोखा नहीं करेगा। दूसरी तरफ भारत कभी भी विस्तारवादी नीति वाला देश नहीं रहा है। दूसरे देशों की जमीन हड़पने की इसकी मानसा कभी नहीं रही है। इसके बावजूद भारत को कई युद्धों का सामना करना पड़ा है। इसकी वजह रही है कि जब भी भारत की संप्रभुता और अखंडता पर खतरा मंडराया वह चुप नहीं बैठा। अपनी रक्षा के लिए भारत कई बार युद्ध लड़ चुका है। इन जंग में भारत को कभी पड़ोसी पाकिस्तान तो कभी चीन के साथ चुनौती मिली। भारत को अब तक सभी युद्धों में जीत मिली है सिवाय एक को छोड़कर। वह एकमात्र युद्ध 1962 में लड़ा गया। यह युद्ध भारत और चीन दोनों देशों के बीच जन्मी वह खटास है जो आज मौजूदा वक्त में भी इसकी विदेश नीति को निर्धारित करता है। सवाल है कि रिश्ते को दोस्ताना रखने की तमाम कोशिश के बावजूद जंग की नौबत क्यों आई? इस जंग के पीछे की बड़ी वजह क्या थी? क्या इसके पीछे चीनियों की कोई चाल थी या भारत का कोई भूल? नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल यादव आपका स्वागत करता हूँ। 1962 की जंग को समझने से पहले आपको भारत चीन की सीमा रेखा को समझना होगा क्योंकि विवाद का असली जड़ यही बॉर्डर है। भारत चीन के साथ करीब 4000 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है। यह सीमा रेखा 3 सेक्टर में बटी हुई है। इसे ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC कहते हैं। पहला है पश्चिमी सेक्टर जो लद्दाख से लगा है। इसकी लंबाई करीब 2150 किलोमीटर है। इसका बड़ा हिस्सा चीन के कब्जे में है जो अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। इसके नीचे आते हैं तो मिडिल सेक्टर है। इसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से चीन की सीमा लगती है। इसकी लंबाई करीब 625 किलोमीटर है। यहाँ पर कोई खास विवाद नहीं है। तीसरी सीमा रेखा पूर्वोत्तर की तरफ है इसे पूर्वी सेक्टर कहते हैं। इसमें चीन सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। इसकी लंबाई करीब 1225 किलोमीटर है। यहाँ मुख्य विवाद अरुणाचल प्रदेश में है। यदि जहाँ तक अरुणाचल के प्राचीन इतिहास का सवाल है तो अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का एक अभिन्न अंग रहा है। 1950 से पहले अरुणाचल प्रदेश को लेकर कोई विवाद नहीं था। यह विवाद तब शुरू हुआ जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर ली। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। 20 जनवरी 1972 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। हालांकि 20 फरवरी 1987 में अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिल गया जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर ली। उसी समय से अरुणाचल प्रदेश को लेकर उसकी नीयत खराब होने लगी। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत बताकर उसे भी अपना कहने लगा। भारत और चीन के बीच विवाद मुख्य रूप से 2 सेक्टर में है। पहला अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके में, दूसरा अक्साई चीन वाले इलाके में। यदि अक्साई चीन की विवाद की बात की जाए तो 1947 में भारत को आज़ादी मिली। तब इस इलाके को लेकर कोई भी देश विशेष रूप से चिंतित नहीं था। असली खेल तब शुरू हुआ जब 1949 में माओ से तुंग ने चीन पर कब्जा कर ली। अब माओ ने अपना पैर फैलाना शुरू किया। उसके बाद जब माओ के नेतृत्व में जब चीनी सैनिकों ने तिब्बत पर हमला किया तब तिब्बती सेना हार गई। मई 1951 में एक समझौता के तहत
तिब्बत पर चीन का कब्जा हो गया, लेकिन तिब्बत पर चीनी कब्जा से भारत नाराज था। ऐसे में चीन के लिए जरूरी था कि तिब्बत का पड़ोसी भारत भी तिब्बत को चीन का हिस्सा माने। दूसरी तरफ 1949 में चीन ने खुद को वन पार्टी कम्युनिस्ट राष्ट्र में बदल दिया, जिसे पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा गया। उसी दौरान भारत को भी ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली थी। दोनों देश 1950 के दशक में दुनिया में एक स्थान बनाना चाहते थे। दोनों यह साबित करना चाहते थे कि वे किसी के नियंत्रण में आए बिना दुनिया की होड़ का हिस्सा बन सकता है। यह वह दौर था जब दुनिया शीत युद्ध के चलते दो गुटों में बंट चुकी थी। पाकिस्तान अमेरिका के पाले में जा चुका था और भारत खुद को न्यूट्रल रखना चाहता था। ऐसे में भारत को लगा कि उसे चीन के साथ ही अपने रिश्ते को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए 1953 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के पहले प्रधानमंत्री झाओ इनलाओ ने दोनों देशों के बीच संबंधों को परिभाषित करने के लिए मुलाकात की। 29 अप्रैल 1954 को दोनों देशों ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच व्यापार और आपसी संबंधों को लेकर हुआ था। इसमें 5 सिद्धांत थे। पहला, एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। दूसरा, एक दूसरे पर कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा सिद्धांत था कि एक दूसरे के आंतरिक मामले में दोनों देश दखल नहीं देंगे। चौथा, आपसी लाभ के लिए समानता और सहयोग का भाव रखेंगे। पांचवा व अंतिम प्रावधान था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, यानी कि कोई भी देश किसी के अस्तित्व पर संकट पैदा नहीं करेगा। इस समझौता के तहत भारत ने तिब्बत को एक चीन का क्षेत्र स्वीकार कर लिया। इस तरह उस समय संधि ने भारत और चीन के संबंधों के तनाव को काफी हद तक दूर कर दिया था। इसके बाद ही हिंदी चीनी भाई भाई के नारा लगे। लेकिन 1962 में चीन के साथ हुई युद्ध में इस संधि के मूल भावना को काफी ठेस पहुंचा। साल 1959 में एक अहम मोड़ आया जब चीन के खिलाफ लहासा विद्रोह छिड़ गया। 10 मार्च 1959 को तिब्बत पर चीन के अधिकार के खिलाफ तिब्बत के राजधानी लहासा में एक विद्रोह शुरू हुआ। हालांकि चीन सरकार को उखाड़ फेंकने की यह कोशिश नाकाम रही, लेकिन वहां के 14वें दलाई लामा भारत आ गए। भारत ने जब दलाई लामा को अपने यहाँ शरण दिया, जिससे माओ तिलमिला उठा, लिहाजा चीन तिब्बत पर अपने शासन के रास्ते में भारत को खतरे के तौर पर देखने लगा। इस घटना ने भारत चीन तनाव की चिंगारी को भड़काने का काम किया, क्योंकि पंचशील समझौते में एक दूसरे के आंतरिक मामले में दखल न देने की सहमति बनी थी। विवादित इलाके को लेकर चीन का असली खेल 2 साल पहले ही शुरू हो चुका था। चीन जहां लद्दाख व अरुणाचल प्रदेश के कई इलाके पर अपना दावा ठोकने लगा, वहीं अक्साई चीन में सड़क का निर्माण भी कर रहा था। उधर लहासा विद्रोह के बाद जब दलाई लामा भारत में शरण ली, तब इस मामले पर भारत को तत्कालीन सोवियत संघ के प्रमुख निकिता खुश्वे का साथ मिला। खुश्वे इस पूरे मामले के लिए माओ को जिम्मेदार मानते थे। ऐसे में माओ को लगा कि भारत तिब्बत के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है और लहासा विद्रोह के पीछे भारत का ही हाथ है। इसके बाद चीन पूर्वी सेक्टर में मैकमोहन लाइन पर भी तनाव पैदा कर देता है और अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुस जाता है। मैकमोहन लाइन से और आगे के इलाके को अपना दावा करने लगता है। 1959 में चीन ने एक नक्शा जारी किया, जिसमें उसने अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को अपना क्षेत्र बताया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन की इस हरकत की निंदा की और इन इलाकों को अपना अभिन्न अंग बताया। यह पहली बार था जब चीन की किसी हरकत का भारत ने करारा जवाब दिया। भारत के इस जवाब को चीन ने खतरे के तौर पर लिया। 1959 से ही विवादित सीमा रेखा पर झड़प शुरू हो गई। 1961 में नेहरू ने फॉरवर्ड पॉलिसी की शुरुआत की। इसके तहत भारत ने चीनी चौकियों के उत्तर में सीमा चौकियों और गश्त करने की कोशिश की। चीनी सैनिकों को तरह तरह से जवाब दिया। भारत ने अपने सैनिकों को न केवल आत्मरक्षा में बल्कि चीनी को वापस खदेड़ने के लिए गोली चलाने का भी अधिकार दिया। अक्टूबर में जब झाओ इनलाओ व्यक्तिगत रूप से नई दिल्ली में नेहरू को आश्वस्त कर रहे थे चीन युद्ध नहीं चाहता है, तब उसी समय पीपल लिबरेशन आर्मी सीमा पर जमा हो रही थी। पहली बार लड़ाई 10 अक्टूबर 1962 को हुई।
जिसमें 25 भारतीय सैनिक और 33 चीनी सैनिक मारे गए। 1950 में तिब्बत पर चीनी आक्रमण। भारतीय इलाके से शिजियांग और तिब्बत को जोड़ने के लिए चीन द्वारा सड़क का निर्माण। दलाई लामा का भारत आना और तिब्बत में भारत की साजिश करने के शक ने मुद्दे को जटिल बना दिया। आखिरकार 20 अक्टूबर 1962 को चीन की आर्मी ने भारत पर दो तरफा हमला किया। एक हमला उत्तर में अक्साई चीन के इलाके में, दूसरा हमला पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में। चीनी सेना दोनों ही मोर्चे पर भारी साबित हुए। देखते ही देखते पश्चिम में रेजांगला और पूरब में तवांग पर उसका कब्जा हो गया। 24 अक्टूबर तक चीनी आर्मी 16 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी थी। 2 दिन के अंदर ही चीन ने अपना दावा करने वाले इलाके पर कब्जा कर लिया। इसके बाद कुछ दिनों तक जंग रुक गई। इसकी वजह थी चीन के नेता झाओ इनलाओ भारत के साथ कुछ समझौता करना चाहते थे। झाओ इनलाओ ने चीनियों को अपना स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया और भारतीय सरकार को शांति प्रस्ताव भेजा। में 4 प्रस्ताव थे। पहली मांग थी कि सीमा रेखा को फिर से पुनर्गठित किया जाए। दूसरी मांग थी कि दोनों देश की आर्मी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC से 20 किलोमीटर पीछे हटे। तीसरी शर्त थी कि चीन अरुणाचल से वापस जाने के लिए तैयार है। आखिरी मांग थी अक्साई चीन में कब्जा किए हुए इलाका चीन के पास ही रहने दिया जाए। लेकिन नेहरू ने इसके सभी प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कहा कि चीनी सैनिकों को अपनी मूल स्थिति में वापस जाने की जरूरत है। उन्होंने एक बड़े बफर जोन की अपेक्षा की। इससे चीनी सरकार चिढ़ गई और फिर से भारतीय ठिकाने पर हमला करना शुरू कर दिया। इसी बीच 19 नवंबर को नेहरू ने अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को 2 पत्र लिखे। पत्र में नेहरू ने लिखा, चीनियों ने नेफा के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है और लद्दाख के भी कुछ इलाके में कब्जा कर लिया है। भारत को चीन के हमले से निपटने के लिए यातायात युद्धक विमानों की जरूरी है। नेहरू ने आगे लिखा कि आपको पहला संदेश भेजने के कुछ घंटे के अंदर नेफा के हालत और बिगड़ गए हैं। पूरी ब्रह्मपुत्रा घाटी पर गंभीर खतरा पैदा हो गए हैं। अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो पूरा असम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड चीन के हाथ में पड़ जाएगा। इसके बाद ही अमेरिका ने भारत की मदद करने के लिए हथियारों का खेप और 12 C-113 विमान भेजे और साथ ही 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना कर दिया। और दूसरी ओर ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स से भी भारत की सहायता सामग्री पहुंच रही थी। इससे चीन को लग गया था कि अमेरिका और ब्रिटेन भारत को सिर्फ नैतिक समर्थन ही नहीं बल्कि सैन्य सहायता भी मुहैया करा रहे हैं। नवंबर के मध्य तक यह मदद युद्ध के मैदान तक पहुंचने लगी। ही माओ से तुंग को अंदाजा हो गया कि भारत इस लड़ाई में अकेला नहीं है। चीन समझ गया था कि लड़ाई जितनी लंबी चलेगी उतनी ही मात्रा में अमेरिका और ब्रिटेन हथियार भारत पहुंचाएंगे। लिहाजा अमेरिका के कार्रवाई से पहले ही 20 नवंबर की रात को चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। चीन ने यह ऐलान कर दिया कि उसकी आर्मी 7 नवंबर 1959 की वास्तविक नियंत्रण रेखा की जो स्थिति थी उससे 20 किलोमीटर पीछे चली जाएगी। यह युद्ध 1 महीने तक चला था, लेकिन इसमें 1383 भारतीय सैनिक शहीद हो गए और वहीं 722 चीनी सैनिक मारे गए। अंत में चीन ने अक्साई चीन क्षेत्र पर वास्तविक नियंत्रण बरकरार रखा। अरुणाचल प्रदेश को लेकर भौगोलिक स्थिति पूरी तरह से भारत के पक्ष में है, इसीलिए चीन युद्ध जीतकर भी तवांग अरुणाचल प्रदेश से पीछे हट गए। इसके बाद से भारत ने पूरे इलाके में अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया। हालांकि इस युद्ध में भारत ने चीन का डटकर सामना किया, लेकिन भारत फिर भी हार गया। इसके पीछे 2 बड़ी वजह रही। एक तो यह कि भारत उस युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं था, इसीलिए सीमा रेखा पर भारत के मुकाबले चीनी सैनिकों की कई गुना ज़्यादा तैनाती थी। दूसरी वजह थी कि भारतीय सैनिकों के पास युद्ध लड़ने का अनुभव भी नहीं था। दूसरी तरफ चीन की आर्मी के पास युद्ध लड़ने का अनुभव काफ़ी ज़्यादा था। उसने 2 दशकों तक चली आ रही गृहयुद्ध में जीत दर्ज की थी। चीनी सैनिक 1937 से लेकर 1945 तक जापानियों से लोहा ले चुका था
और उत्तरी कोरिया से भी 1950 से 1953 के बीच अमेरिकी सैनिकों को खदेड़ा था। चीनी सैनिक युद्ध कला में बिल्कुल कुशाग्र था। यही वजह है कि 1962 की जंग में चीन ने आसानी से भारत को हरा दिया था। उस जंग की करवाहट आज भी भारत चीन रिश्ते में देखने को मिलता है। भारत चीन सीमा विवाद आज भी एक अनसुलझा प्रश्न बना हुआ है। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।